गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। आप जहाँ भी हैं, इस नए एपिसोड ऑफ ब्रूटली ऑनेस्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं पिछले कई दिनों से बंगाल के ऊपर काफ़ी वीडियोस बना रहा था, पॉडकास्ट कर रहा था। आप लोगों ने जिस तरह से एनकरेज किया है और रिप्लाईज़ में जो कमेंट्स लिखते हैं, उसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और ये आपका स्नेह है कि आप मुझे एक दिशा दे रहे हैं। कई लोगों ने मुझसे ये बोला है कि क्यों ना मैं इस पॉडकास्ट को बंगाल की कहानियाँ सुनाऊं और भारत में जो हिंदुओं के जेनोसाइड्स हुए हैं, चाहे वो केरला में हुआ हो, चाहे वो बंगाल में हुआ, असम में हुआ, बम्बई में हुआ, कश्मीर में हुआ, उसके बारे में बताऊं। तो इसलिए मैं ये सिलसिला शुरू कर रहा हूं। अगर इन कहानियों से आपकी चेतना बढ़े, आपकी अवेयरनेस बढ़े और आप अपनी आइडियोलॉजी डिसाइड कर सकें या आपका पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए डिसाइड कर सकें, तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। ये आई एम बुद्धा फाउंडेशन की तरफ से रिसर्च किया जाता है। ये रिसर्च हमने अपनी आने वाली फिल्म द डेली फाइल्स के ऊपर के लिए 4-5 साल से हम कर रहे हैं। ये कहानियाँ मैं आपके साथ लगातार शेयर करता रहूँगा। लेकिन आज सुनते हैं एक ऐसी कहानी जो मेरे ख्याल से आज़ाद भारत की एक सबसे ज़्यादा दुखद कहानी है। आज मैं आपको बताऊंगा मारिजप्पी मैसेकर के बारे में। ये मारिजप्पी मैसेकर जो है, इसके बारे में मेरे ख्याल से ऐसा कोई बंगाली नहीं होगा जो जानता नहीं होगा। हिंदुस्तान में भी जो लोग थोड़ा भी न्यूज़ में इंटरेस्ट रखते हैं वो जानते हैं। लेकिन ये एक ऐसा कलंक है हमारे इतिहास का, और ख़ास तौर पे बंगाल की पॉलिटिक्स का एक इतना बड़ा कलंक है, जिसमें आज जो इतनी जाति पाति की बातें हो रही हैं, जगह जगह कास्ट सेंसस की बात हो रही है, पर इन नेताओं में से कोई भी ये मुद्दा कभी उठाता नहीं। यूं तो मारिजप्पी मैसेकर 1979 में हुआ था, पर इसकी कहानी बहुत पहले शुरू हो गई थी। दोस्तों, भारत के विभाजन के बाद हिंदू लोग ईस्ट पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, वहां से वेस्ट बंगाल आने लगे और ये कई दशकों तक चलता रहा। भारत के पार्टीशन से पहले दलितों, या जिनको लोअर कास्ट कहते हैं, उन्होंने दो पावरफुल लीडर्स पैदा किए थे। एक थे बॉम्बे से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और दूसरे थे बंगाल से जोगेंद्र नाथ मंडल। जोगेंद्र नाथ मंडल नमशूद्र जाति से थे। नमशूद्र एक लोअर कास्ट, ऐसी लोअर कास्ट थी जो ईस्ट बंगाल में डोमिनेंट थी। जोगेंद्र नाथ मंडल इतने इन्फ्लुएंशियल थे कि जब डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर बॉम्बे से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चुनाव हार गए, तो मंडल ने उन्हें बंगाल से चुनाव जितवाया। फिर आया भारत के विभाजन का समय, जिसमें जोगेंद्र नाथ मंडल के सामने एक बहुत ही दुविधा खड़ी हो गई, एक विडंबना खड़ी हो गई, क्योंकि बंगाल अब दो हिस्से में बंट रहा था और बंगाल के दलित, बहुत पावरफुल दलित लीडर थे, और ये दो हिस्सों में बंटते हुए बंगाल में उन्हें अब ये चुनना था वो किसको समर्थन देते हैं। उन्होंने मुस्लिम लीग का समर्थन करने का निर्णय लिया, क्योंकि उन्हें लगा कि कांग्रेस, जो कि अपर कास्ट के हिंदुओं के प्रभाव में थी, उसके मुकाबले जिन्ना के नेतृत्व में नम शूद्रों के इंटरेस्ट को बेहतर तरीके से और कोई पूरा नहीं कर सकता। मंडल ने अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल कर सिलेट डिस्ट्रिक्ट को असम से पाकिस्तान में मिलवाने में भी काफ़ी मदद करी थी। यहाँ पे मैं एक बात बता दूं, ये मंडल साहब का डिसीजन कोई गलत नहीं था, क्योंकि उस वक्त जिन्ना ने प्रॉमिस किया था कि वो सेकुलर पाकिस्तान बनाएंगे। मैं आपको देखिए, ये अलतकिया एक जो इस्लाम में होता है कि चीट करना वॉर में, उसके बारे में कई बार पहले भी बता चुका हूँ, पर यहाँ मैं आपको एक बात बताता हूँ। ये जिन्ना ने पूरी लड़ाई लड़ी थी ये बोल के कि मुस्लिम लोग हिंदुस्तान में नहीं रह सकते, इसलिए हमें इस्लामिक राष्ट्र चाहिए। और जब पाकिस्तान के बंटवारे का निश्चय हो गया, तो उन्होंने बोला कि मैं तो सेकुलर कंट्री बनाना चाहता हूँ। और ऐसे आश्वासन के कारण मंडल साहब जो थे वो मुस्लिम लीग में जुड़ गए। उन्होंने ना सिर्फ असम के सिलेट डिस्ट्रिक्ट को पाकिस्तान में मिलवाने में मदद की, बल्कि उन्होंने बंगाल के दंगों के दौरान नमशूद्रों को मुसलमान पर हमला करने से डिस्करेज भी किया था। 3 जून 1947 की अनाउंसमेंट के बाद सिलेट डिस्ट्रिक्ट में एक प्लेबिसाइट हुआ कि वो पाकिस्तान में शामिल हो या असम में रहे। इस डिस्ट्रिक्ट में हिंदू और मुसलमानों की पॉपुलेशन लगभग बराबर थी, लेकिन वहाँ काफ़ी संख्या में नम शूद्र थे, जिनके वोट से प्लेबिसाइट के परिणाम बदल सकते थे। जिन्ना के निर्देश पर मंडल ने सिलेट जाकर अछूतों की ओपिनियंस और पाकिस्तान के पक्ष में उनको बदलवाया, और वहाँ से जाने के बाद सिलेट पाकिस्तान में शामिल होने के लिए वोट किया।
दोस्तों, शुरुआत में तो जोगिंदर नाथ मंडल के लिए चीज़ें अच्छी रहीं। वे जिन्ना के काफ़ी करीब भी रहे और उन्हें पाकिस्तान का पहला लॉ एंड लेबर मिनिस्टर बनाया गया, अंबेडकर साहब की ही तरह भारत में। लेकिन उस 1948 में जिन्ना की मौत हो गई। और इस जिन्ना की मौत के बारे में मैं आपको एक अलग पॉडकास्ट करके बताऊंगा। आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कितनी कितनी बड़ी पॉलिटिक्स थी वो। दोस्तों, पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन बदल गई और हिंदुओं के लिए वहां कोई जगह नहीं बची। मंडल को ब्यूरोक्रेसी से अपमान सहना पड़ा और हिंदुओं पर हमले होने लगे। अपनी गलती का एहसास होते ही साथ मंडल ने रिजाइन किया और भारत लौटने को मजबूर हो गए। और इसके बाद पाकिस्तान से बड़ी संख्या में नमशूद्रों का भारत में पलायन हुआ। पाकिस्तानी बंगाली हिंदू भारत में कई वेव्स में आए, एक साथ नहीं आए। पहली लहर ऊंची जाति के हिंदुओं की थी। वे वेस्ट बंगाल में आके बसे। नमशूद लास्ट में आए और तब तक वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट उन्हें राज्य में बसाने के लिए तैयार ही नहीं थी। तो अब क्या किया जाए? तो इसलिए उन्हें छत्तीसगढ़ के दंडकरण्य रीजन जो है, जहां पे आज नक्सल्स का कब्जा है, और अलग अलग राज्यों में बसाया गया। लेकिन उनकी दुर्दशा यहीं समाप्त नहीं हुई। कम्युनिस्ट पार्टी ने उन्हें वापस बंगाल आने के लिए एनकरेज भी किया। तो दोस्तों, कम्युनिस्ट पार्टी के आश्वासन पर नमशूद्र छत्तीसगढ़ से बंगाल लौट कर आए और सुंदरबन इलाका, जो बैक वाटर्स का इलाका है, उस सुंदरबन के इलाके में एक आइलैंड है, मॉरिचप्पी आइलैंड, जहां पर आकर ये लोग बसे। और चूंकि मॉरिचप्पी एक आइलैंड था, इन दलितों को अपने भोजन, पानी, दवाई जैसी चीज़ों के लिए पास में एक गांव था जिसका नाम था कुमिरमरी, वहां जाना पड़ता था। 1978 की शुरुआत में कुछ 100 रिफ्यूजीज मॉरिचप्पी पहुंचे और वहां बसने लगे। उन्होंने जंगलों को साफ किया, हाई टाइड से आइलैंड को बचाने के लिए बांध बनाए, रेन वाटर स्टोरिंग के लिए तालाब खोदे और छोटी झोपड़ियां बनाने के लिए उन्होंने ज़मीन को डिवाइड किया। और धीरे धीरे हज़ारों रिफ्यूजीज वहां आने लगे। जून 1978 तक लगभग 30,000 मतलब 30,000 रिफ्यूजीज वहां आकर बस गए। रिफ्यूजीज कौन थे? ये नमशूद्र, जो अति दलित बोलते हैं, जिनको जो दलित हैं, जिन्हें अछूत बोला जाता था पहले, वो लोग इस आइलैंड पर आकर बसे थे, लगभग 30,000। और वहाँ बेकरी, होजरी यूनिट, सेकेंडरी स्कूल, फार्मिंग और फिशिंग के लिए उन लोगों ने कोऑपरेटिव स्थापित किया। अब मॉरिचप्पी की ये जो सेटलमेंट लगभग सेल्फ रिलायंट थी। पुरुष मछलियां पकड़ते थे और उन्हें पास के कुमिरमारी आइलैंड पर जो मार्केट था, मंडी थी, वहां बेचते थे। महिलाएं वस्त्र बनाती थीं और उन्हें बेचती थीं। यहाँ की ब्रेड और कपकेक काफ़ी फेमस हो गए थे और बस्ती में वॉलंटियर टीचर्स भी पढ़ाने लगे। जीवन कठिन था लेकिन शांतिपूर्ण था, विवाद रहित था और किसी तरह की राजनीति अभी तक वहाँ पे आई नहीं थी। फिर 1979 में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट की पॉलिसी ने अचानक एक यू टर्न मारा और इन नमशूद्रों से मांग की कि वो मॉरिचप्पी को खाली कर दें, क्योंकि ये सुंदरबन के जंगल का हिस्सा था। अब नमशूद्रों ने इसे खाली करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो अब नेताजी नगर में अच्छी तरह से बस चुके थे और उनके पास कहीं और जाने की कोई जगह भी नहीं थी। उस वक्त वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री थे श्री ज्योति बासु। उनके नेतृत्व वाली कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने पुलिस को ऑर्डर दिया कि इस भूमि को खाली कराया जाए। यहां से शुरू होती है असली कहानी। दिसंबर 1978 के अंत से पुलिस और सीपीएम के कार्यकर्ताओं ने मॉरिचप्पी आना शुरू किया और वहां बसे हुए लोगों को वहां से निकलने के ऑर्डर देने लगे, धमकाने लगे। जब वहां के लोगों ने इन आदेशों का पालन करने से इनकार कर दिया और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं और गुंडों को वहां से भगा दिया, इससे तनाव और ज्यादा बढ़ा और मॉरिचप्पी कम्युनिस्ट तानाशाहों के खिलाफ एक प्रमुख प्रतिरोध स्थल बन गया, जो उनके आदेशों का उल्लंघन सहन नहीं कर सकते थे। मॉरिचप्पी के सेटलर्स पर दबाव बढ़ने लगा। सीपीएम कार्यकर्ता आसपास के जो आइलैंड्स थे उनमें जाकर व्यापारियों को चेतावनी देने लगे कि अगर वो मॉरिचप्पी के सेटलर्स से कोई भी सामान खरीदेंगे तो उनके लिए खतरा बन सकता है। और इस तरह से मॉरिचप्पी में जो उत्पाद था, जो प्रोड्यूस था, वहाँ का प्रोडक्शन था, उसके लिए मार्केट को ही बंद कर दिया गया। और सिर्फ इतना ही नहीं, सीपीएम ने सेटलर्स के खिलाफ कई झूठी कहानियां फैलाना भी शुरू कर दिया।
सीपीएम नेताओं ने एक अफवाह फैलाई कि मारी जप्पी के जो ये दलित पॉपुलेशन है वो कट्टर हिंदू हैं, जिनका उद्देश्य सुंदरबन से मुसलमानों को भगाना है और वहाँ हिंदू डोमिनेंस इस्टेब्लिश करना है। और ये खबर वो पार्टी फैला रही थी जो उस वक्त सत्ता में थी, ज्योति बासु जी की लीडरशिप में। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि इन्हें एक्सटर्नल सोर्सेज से फंड्स मिल रहे हैं और वो इलीगल आर्म्स की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और भारत के खिलाफ एक रिबेलियन की तैयारी कर रहे हैं। इन अफवाहों और आरोपों को फैलाने का उद्देश्य सिर्फ मारी जप्पी के जो दलित थे उनके खिलाफ एक झूठा मामला बनाना था, एक झूठी फेक स्टोरी बनाना था, ताकि लोग प्रवोक हों और उनके अगेंस्ट खड़े हों। जब बंगाल के कम्युनिस्ट रूलर्स को यह एहसास हुआ कि मारी जप्पी के सेटलर्स उनके आदेशों का पालन करने के बजाय उनका विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कार्रवाई करने का फैसला किया और मिड जनवरी से पुलिस मोटर बोट्स में सवार होकर मारी जप्पी के आसपास के पानी में गश्त करने लगी और वहाँ के जो दलित लोग, जो मछुआरे थे, जो वहाँ पे फिशिंग करते थे, उनको परेशान करने लगी। और दोस्तों, पुलिसकर्मी और ये जो पुलिस की बोट्स थी, इनमें पुलिस की जगह अक्सर कम्युनिस्ट कार्यकर्ता हुआ करते थे, जो मछलियों और अन्य सामानों को ज़बरदस्ती छीनने लगे, जो कि ये दलित लोग पास के आइलैंड्स में बेचने के लिए जाते थे। रात में चोरी छिपे पुलिस या कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता आइलैंड पर आते और इन लोगों की बोट्स, कार्ट्स, काउ शेड्स और जो कुछ भी इन्हें मिलता उसे नुकसान पहुंचाते, चोरी चपाटी करते और भाग जाते। जब इन हैरेसमेंट से भी बात नहीं बनी तो पुलिस और कार्यकर्ताओं ने आइलैंड पर आर्थिक नाकाबंदी लागू कर दी, फाइनेंशियल इमरजेंसी। कैन यू बिलीव इट? एक स्टेट गवर्नमेंट अपने ही लोग, और ऐसे भी नहीं, दलित लोगों के खाने पीने पर बैन लगा दे। कैन यू बिलीव इट? और दोस्तों, अन्य आइलैंड्स के जो सेटलर्स थे उनको भी मारी जप्पी में व्यापार करने से रोक दिया। स्थिति इतनी खराब हो गई कि लोगों को जीवित रहने के लिए घास तक खानी पड़ी। आप यकीन नहीं करेंगे, उस वक्त के काफी बच्चे जिस बीमारी से मरने लगे, उस बीमारी को बोला जाता है ग्रीन डिसेंट्री। ग्रीन डिसेंट्री, क्योंकि वो लोग घास खा रहे थे। 29 जनवरी 1979, 29 जनवरी 1979 की रात 20 से भी अधिक दलित अंधेरे में कुमिरमारी में सप्लाईज लेने गए थे। वे पुलिस की घेराबंदी से बचकर उस आइलैंड में किसी तरह से उतरने में सफल हो गए, लेकिन अगले ही दिन पुलिस और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन्हें कुमिरमारी बाजार में पकड़ लिया। पुलिस ने उनका पैसा और सारा खरीदा हुआ सामान छीन लिया और जब इन लोगों ने उसका विरोध किया तो पुलिस और कार्यकर्ताओं के साथ उनकी लड़ाई हो गई। पुलिस ने तुरंत उन पर गोलियां चला दी और लगभग 1 दर्जन मतलब 12 लोग मारे गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, बड़ी क्रूरता और बड़े इनह्यूमन तरीके से पुलिस ने उनके शवों को कुमिरमारी और मारी जप्पी के बीच बहने वाली मगरमच्छों से भरी हुई, क्रोकोडाइल से भरी हुई कोरन खली नदी में फेंक दिया। कल्पना करिए, यह स्टेट कर रही है दलितों के अगेंस्ट। बाकी घायल सेटलर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और 30 जनवरी की दोपहर को जब मारी जप्पी के सेटलर्स को इस हत्याकांड की खबर मिली तो वो शॉक्ड हो गए। लेकिन बहुत ही जल्दी यह सदमा आक्रोश में बदल गया। कई मीटिंग्स के बाद यह निर्णय लिया गया कि अगले दिन वे पुलिस और कार्यकर्ताओं, कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं की घेराबंदी को तोड़ देंगे। तो सबसे पहले महिलाओं के एक समूह को नाव में भर के कुमिरमारी भेजने का फैसला किया गया। उसके पीछे सोच ये थी कि पुलिस जो है वो महिलाओं को नहीं छुएगी, कार्यकर्ताएं जो हैं महिलाओं को नहीं तंग करेंगे। लेकिन अगले दिन सुबह 16 महिलाओं ने नाव में सवार होकर कुमिरमारी जाने का एक बहुत ही ब्रेव, एक साहसिक निर्णय लिया। लेकिन उनका यह अजम्पशन पूरी तरह से गलत निकला। 31 जनवरी 1979 की सुबह जब महिलाएं अपनी नाव में मारी जप्पी से कुमिरमारी की ओर बढ़ रही थीं तो पुलिस ने उनसे वापस लौटने के लिए कहा। जब उन्होंने मना कर दिया और आगे ही बढ़ती रहीं तो पुलिस ने अपनी मोटर बोट से उनकी नाव को टक्कर मारी, जिससे उनकी नावें टूट गईं और महिलाओं को पानी में कूदना पड़ा और विवश होकर वो तैरने लगीं। पुलिस ने फिर पानी में उन महिलाओं पर गोलियां चलाईं। कुछ जो थीं वो बच गईं, पर 2 महिलाएं को वहीं पे पुलिस की गोलियों ने छलनी कर डाला और बाकी जो महिलाएं थीं वो मिली नहीं। कुछ दिनों बाद वो एक दूसरे आइलैंड के जंगल में पाई गईं
और उन सब ने बताया कि किस तरह उनको पकड़ के पुलिस और कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ ले गए थे और उनका कई बार बलात्कार किया। और जब मारी जप्पी के किनारे लोग देख रहे थे कि उनकी माताएं, पत्नियां और बहनें नावों में कुमिर मारी जा रही हैं, तो वो पुलिस के इस एक्शन को बिलीव ही नहीं कर पाए। इससे आइलैंड के किनारों से विरोध की दहाड़ उठने लगी और लोग लाठियां, कुल्हाड़ियां और जो कुछ भी उनके हाथ लगा उसे लेकर तैयार हो गए। और यही संकेत था पुलिस और सीपीएम कार्यकर्ताओं के लिए कि वे मारी जप्पी में उतरें और वहाँ के लोगों पर गोली चलाएं, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और बलात्कार करें, लोगों की हत्या करें और उनकी संपत्ति लूट लें। और ऐसा ही हुआ। ये तबाही 31 जनवरी के पूरे दिन चलती रही। पुलिस ने उन 15 बच्चों को भी नहीं बख्शा जो 5 से 12 साल की उम्र के बीच थे, और एक स्कूल में वो लोग शरण लेकर छुपकर बैठे हुए थे। बच्चे वहां सरस्वती पूजा की तैयारी कर रहे थे, जो अगले दिन 1 फरवरी को मनाई जाने वाली थी। गोलियों और बुजुर्गों की चीखों को सुनकर डर से कांपते बच्चे स्कूल के अंदर छिप गए। पुलिस और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बाहर निकाला और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। कैन यू बिलीव इट? 31 जनवरी 1979 को मारी जप्पी में कम से कम 1700 लोगों को मार डाला गया। 1700, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, बीमार, पीड़ित सब शामिल थे। दुर्बल, कमजोर लोग, कई अन्य लोग घायल हो गए। बचे हुए लोग राज्य के अन्य हिस्सों में भाग गए और अब उनमें से कई वेस्ट बंगाल के उत्तर और नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में अत्यधिक गरीबी और कष्ट में रह रहे हैं। दोस्तों, हमारे रिसर्च में हमें पता चला एक ऐसे व्यक्ति का जिनका नाम है पंचानन मंडल। पंचानन मंडल उन्हीं बचे हुए लोगों में से एक हैं जो आज भी बहुत यातनाओं और कठिनाइयों में जी रहे हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह उन्हें और अन्य लोगों को भोजन का वादा करके खाने पर बुलाकर एक जगह बुलाया गया, लेकिन वहां उन्हें भोजन के बजाय गोलियां मिली। मंडल कहते हैं, कोट अनकोट, मैंने उस हंगामे के बीच छिपने की जगह पाली। मेरे छिपने की जगह से मैंने लगभग 400-500 लोगों को मरते हुए, गोलियों से भुनते हुए देखा। उन्होंने देखा कि उनके परिवार के सदस्य और तमाम परिचित लोग उनके ही सामने एक एक कर गिरते रहे। कुछ शव नदी में बहते हुए पाए गए तो कुछ जमीन पर मरे हुए। अब उन्हें अपनी बीमार पत्नी के जीवन की चिंता है, जो उनके परिवार में एकमात्र बची हुई है। वो कहते हैं, मेरी पत्नी मर रही है, उसे तेज बुखार है, मैं गरीब हूं और ना दवा खरीद सकता हूं ना खाना। मैं उसे दिलासा नहीं दे सकता, वो मर जाएगी, मेरी पत्नी मर जाएगी। कांपती हुई आवाज में मंडल बार बार ये बातें दोहराते रहे। एक और बचे हुए व्यक्ति हैं गोपाल मंडल। सब कुछ वैसे ही याद करते हैं जैसे ये सब कल ही हुआ हो। आइलैंड के लोगों को पता था कि वे बिना भोजन और पानी के वहां नहीं रह सकते। वे हताश हो गए थे और नावों से निकलने की कोशिश कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर गोली चला दी। गोपाल मंडल कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि पुलिस की गोलियों से कितने लोग मरे। पुलिस की बहुत बड़ी नाव लोगों की नावों को लगातार टक्कर मारकर पलटती रही। डरे हुए लोग मगरमच्छों से भरे हुए पानी में कूद गए और मर गए। दोस्तों, आज भी मारी जप्पी मैसेकर के सर्वाइवर्स को, खास तौर पे दलित सर्वाइवर्स को ये नहीं समझ में आया कि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जिन्होंने उन्हें सुंदरबन के आइलैंड्स में नई जिंदगी बनाने का न्योता दिया था, एक नई जिंदगी शुरू करने का सपना दिखाया था, वो अचानक उन्हीं के खिलाफ क्यों हो गई और उनकी जान लेने पर आमादा क्यों हो गई। आखिर ज्योति बासु का ये यू टर्न क्यों था? क्या ये इसलिए था क्योंकि वे हिंदू थे? मुझे नहीं पता। इस सवाल का जवाब मैं भी ढूंढ रहा हूं, आप भी ढूंढिए। लेकिन इतना तो तय है कि इस सवाल का जवाब शायद इन दलित पीड़ितों को कभी नहीं मिल पाएगा। आपसे अगली बार फिर मिलेंगे एक नई कहानी बंगाल के काले भूत को लेकर।